हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। एक बार फिर से स्वागत है HMWB बैंकिंग एग्जाम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सिलेक्शन का होम्योपैथ, जिसमें मैं आपको अर्थमेटिक के मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ ताकि आपकी अर्थमेटिक इंप्रूव हो सके और आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये, इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, मैं यही कहूँगा कि आप क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए। जितनी बार आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। ठीक है, अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके सॉल्व कीजिए, अगर नहीं तो क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप क्वेश्चन को पढ़ लिए होंगे। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है रोहन एंड शिवा क्रमशः 5,000 और 4500 रुपये की पूंजी से एक व्यवसाय शुरू करते हैं और 4 महीने बाद रोहन अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लेता है। इसके 2 महीने बाद शिवा अपनी पूंजी का 1/3 हिस्सा निकाल लेते हैं और इसी समय मोनिका जो है 7,000 रुपये पूंजी के साथ व्यवसाय में शामिल होती है। एक वर्ष के अंत में उन्हें 15,240 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो लाभ में शिवा का हिस्सा ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप पढ़ करके समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा है। चलिए मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक, क्या है रोहन और शिवा, मान लेते हैं रोहन का क्या है R और शिवा को S। रोहन ने कितना इन्वेस्टमेंट किया 5,000। शुरू में रोहन ने 5,000 इन्वेस्ट किया और शिवा ने कितना किया 4,500 रुपया। एक व्यवसाय शुरू किया और 4 महीने बाद रोहन अपनी 4 महीने बाद मतलब 4 महीने तक तो ये अपनी पूंजी लगाए रखा। उसके बाद क्या किया इसने कि अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लिया। मतलब 5,000 इसने लगाया था तो आधा निकाल लिया, मतलब बचा कितना इसके पास 2,500 रुपया। फिर आगे कह रहा है इसके 2 महीने बाद, मतलब 4 महीने के 2 महीने और बाद 6 महीने बीत गए तो शिवा ने अपनी पूंजी का 1/3 हिस्सा निकाल लिया। मतलब शिवा ने क्या किया, पहले 6 महीने तो 4,500 रखे, बाद में 1/3 हिस्सा, 4,500 का 1/3 हिस्सा कितना होगा 1,500। 1,500 निकाल लिया। आप कितना इन्वेस्ट कर रखा है उसने 3,000 रुपया। आगे कह रहा है उसी समय मोनिका ने 7,000 रुपये की पूंजी के साथ व्यवसाय में शामिल हो गई। अब कौन, मोनिका। मोनिका को हम मान लेते हैं। कितना इन्वेस्ट किया उसने 7,000 रुपये पूंजी के साथ व्यवसाय में शामिल होती है। एक वर्ष के अंत में पूछा है, मतलब 4 महीने तो 5,000 लगाया और शिवा ने 4,500 रुपये 6 महीने के लिए, और ये 6 महीने बाद आई तो कितने, सिर्फ 6 महीने के लिए तो इन्वेस्ट किया। इधर क्या है 4 महीने के लिए इसने क्या किया 5,000 इन्वेस्ट किया था, फिर निकाल लिया तो अब बचा कितना 8 महीने, और यहाँ 6 महीने, यहाँ तो यहाँ कितना बच गया 6 महीने। टोटल 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया था। मोनिका को हमने 6 लिखा क्योंकि वो 6 महीने बाद तो आई है। ठीक है, तो इनके बीच का हम क्या देख लेते हैं रेशियो। इन्वेस्ट इनटू टाइम का मल्टीप्लाई हमने किया है। ठीक है, तो यहाँ रेशियो कितना आ जाएगा, सब में 2 जीरो कॉमन है तो कट जाएगा। कटेगा तभी जब सारी चीज़ें मतलब एक चीज़ सब में कॉमन हो, तो 0 0 सब में कॉमन है तो क्या हो गया कट गया। ठीक है, अब इससे सॉल्व कर लेते हैं। 5 चौके 20 मतलब 200 और 25 अट्ठे 200, 400 यहाँ पे हो गया। यहाँ कितना है 45 छक्के कितना होगा 90, 9 त्रिक 27, 270 और 6 त्रिक 18, 27 और 18 कितना होगा 27 18 कितना होगा 45, 450। यहाँ कितना है 7 छंग 42, 420। अब कुछ कटेगा, काट लेते हैं। 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ भी और कुछ कटेगा 2 से नहीं कटेगा। अब क्या हमारा रेशियो क्या आ गया, रोहन शिवा और मोनिका का कितना आ गया, सॉरी यहाँ 40 45 और 42 का रेशियो आ गया। ठीक है, कह रहा है कि एक वर्ष के अंत में उन्हें 15,240 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। हमारा जो प्रॉफिट का रेशियो आया वो कितना आया है 40, 45 और 42। इसका टोटल कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 3 12, कितना हो जाएगा 120 और 5 2 7, 127। तो 127 यूनिट का मान कितना है 15,240।
ठीक है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा हमारा 120। कितना आ गया हमारा 120। कितना आ गया 101 यूनिट का मान हमारा कितना आ गया 120। तो पूछा क्या है लाभ का, लाभ में सिवा का हिस्सा, सिवा कौन है 45। 45 यूनिट का मान कितना होगा 45 गुणित 120 कितना हो जाएगा 9 त्रिक 27, 9 छक 5400 कितना हो जाएगा 5400। तो हमारा सिवा का हिस्सा कितना आ गया 5400। कौन सा सही है डी वाला हमारा सही है। तो आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन हमारा है ये, इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, आप इसे ध्यान से पढ़िए फिर मैं बताता हूँ सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, आप क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ने की कोशिश किया करिए। चलिए आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ आपको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 275 है, दुकानदार 5% की छूट देता है और उसे 4.5% का लाभ होता है, तो वस्तु की वास्तविक लागत ज्ञात करनी है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस में एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि अगर वो परसेंटेज में दे रखा है तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सोचिए कि उनको क्या करें रेशियो में चेंज करें, क्योंकि आपको छूट किस पे दी जाती है ये भी पता है, प्रॉफिट किस पे होता है ये भी पता है। ठीक है, अगर उसमें अलग से कुछ ना कहा हो तो ठीक है। तो चलिए उसमें क्या कर रहा है 5% की छूट दे रहा है, तो 5% का मान आप जानते हैं कितना होता है 1/20 होता है। ठीक है, छूट किस पे दी जाती है मार्क प्राइस पे। छूट देने के बाद दुकानदार जिसे उसे सामान को जिस पे बेचता है उसे क्या कहते हैं सेलिंग प्राइस कहते हैं। तो छूट किस पे दी जाती है, आप मॉल में गए होंगे या फिर दुकान पे गए होंगे तो वहाँ पे छूट आप कैसे मांगते हैं। अगर दुकानदार ने लिख दिया कि 20% का डिस्काउंट चल रहा है तो आप देखते हैं कि कपड़े पे या फिर जो भी वस्तु है उस पर आप प्राइस टैग देखते हैं कि उस पर कितना लिखा है, उसी पे छूट लिखा होगा, तो उसी को क्या कहते हैं मार्क प्राइस कहते हैं। ठीक है, MRP ही तो लिखा होता है उस पर। ठीक है, तो अगर 20 रुपये 20 हमारा जो है मार्क प्राइस है तो उस पर 5% का डिस्काउंट दे रहा है तो कितने पे बेच रहा होगा 19 पे। तो MP रेशियो SP का मान कितना आ गया 20/19। आगे कह रहा है 4.5% का लाभ होता है, तो 4.5% का लाभ मतलब क्या 4.5% का मान कितना होता है 4.5%। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं 4.5/100। अगर दशमलव हटाना है तो हम क्या करेंगे 45/1000 कर देंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे, तो 5 9 45 200। ठीक है, तो प्रॉफिट किस पे होता है, प्रॉफिट किस पे होता है कॉस्ट प्राइस पे ही तो होता है। अगर हमारी कॉस्ट प्राइस 200 है और 4.5% का प्रॉफिट लेना है हमें, तो हम इसे बेचेंगे कितने पे 209 पे, तभी तो हमें क्या होगा 4.5% की प्रॉफिट होगी। हम प्रॉफिट किस पे देखते हैं कॉस्ट प्राइस पे देखते हैं कि हम जितने का खरीद के लेके आए हैं तो उस पे कितना ज़्यादा बेच रहे हैं, तो वही तो प्रॉफिट हुआ हमारा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम मर्ज करते हैं। मर्ज करने से पहले हम देखते हैं कि जो कॉमन पॉइंट है हमारा, यहाँ पे कॉमन पॉइंट क्या है सेलिंग प्राइस, तो लेकिन यहाँ पे सेलिंग प्राइस अलग अलग है, यहाँ पे 19 है यहाँ पे 209 है, तो मर्ज नहीं होगा। उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा दोनों को आपस में बराबर करना पड़ेगा। तो देखा जाए तो हम अगर 11 का गुणा यहाँ कर दें तो 209 हो जाएगा, तो 11 का गुणा यहाँ किया तो 11 का गुणा यहाँ भी करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ कितना हो गया 209, यहाँ कितना हो गया 220, तो 220 रेशियो 209, यहाँ 209 200 आ गया। अब हम मर्ज कर लेते हैं मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस रेशियो कॉस्ट प्राइस, तो कितना हो गया मार्क प्राइस हमारा कितना है 220, सेलिंग प्राइस कितना है 209, कॉस्ट प्राइस कितना है रेशियो का 200। तो कह रहा है कि हम मान लेते हैं हमारा मार्क प्राइस कितना है 200x, सेलिंग प्राइस 209x और कॉस्ट प्राइस कितना है 200x मान लिया हमने, लेट हिम x लगा के। ठीक है, तो कह रहा है कि मार्क प्राइस 220 है, तो 220 है लेकिन यहाँ पे दिया कितना है 275, 275 दिया मतलब 220x का मान कितना है 275, तो x का मान कितना हो जाएगा 275/220। तो सॉल्व कर लेते हैं।
तो कितना जाएगा 11, यहाँ कितना बच जाएगा 11 से 25, 11 दूना 22, 2 20 आ गया, 5 चौके 20, 5 25, कितना आ गया हमारा x का मान 5/4। तो हमसे पूछ क्या रहा है कॉस्ट प्राइस, तो हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी है 200x, कितनी है 200x, तो x का मान कितना है 5/4, तो 4 पंचे 20, 50 आ गया, 50 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 250। मतलब हमारी कॉस्ट प्राइस जो है वो कितनी है 250 रुपये, कितनी है 250 रुपये। तो आपको समझ में आ गया होगा। आप हमेशा क्या है कि जो परसेंटेज में दिया है उसको आप मर्ज करने की कोशिश कीजिए, उससे क्या होता है क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है प्रॉफिट ऑन लॉस में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा ये है, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व करना कैसे है। मैं इसके 2 तरीके बताऊंगा आपको, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो आप अप्लाई कीजिएगा, ठीक है, लेकिन आना आपको दोनों तरीके चाहिए। चलिए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, कह रहा है 144 लीटर के एक बर्तन में दूध और पानी भरा हुआ है। बर्तन में 70% दूध और 30% पानी निकाल लिया जाता है। फिर यह पाया गया कि बर्तन 55% खाली है, तो दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या है 144 लीटर का कोई बर्तन है और उसमें से क्या है 70% दूध निकाल लिया जाता है और 30% पानी निकाल लिया जाता है। निकालने के बाद लास्ट में ये देखा जाता है कि जो बर्तन था हमारा वो कितना खाली हो गया 55% वो खाली हो गया। ठीक है, तो हमें मिल्क शुरू में कितना था, वाटर कितना था ये दिया नहीं है, तो हम मान लेते हैं, मान लिया हमने कि शुरू में जो हमारा मिल्क था, मिल्क को हम m मान लेते हैं, शुरू में हमारा मिल्क m था। और वाटर कितना था, वाटर कितना था हमारा w मान लिया हमने। तो निकाला कितना जाता है, निकाला कितना जाता है। अगर आपसे मैं कहूं कि कोई 300 का 10% पूछे तो आप कैसे करते हो, 300 का 10%, 300 गुणित 10% यही तो लिखते हो। तो इसको क्या कर देते हो 300 10/100 सॉल्व कर लेते हो, तो कितना हो जाता था 30। 300 का 10% आप पूछे तो सॉल्व करके कैसे बताते थे, ये 30% आ गया हमारा, मतलब 30 आ गया मेरा, 10% 300 का। तो ऐसे ही यहाँ अगर हमें मिल्क, हमारा टोटल जो मिल्क शुरू में था वही m है, तो इसका 70% कितना होगा 70% डायरेक्ट 70% से गुणा कर देते थे। और वाटर का 30% इसको कर देते हैं, कर दिया। ठीक है, आगे कह रहा है फिर यह पाया गया कि बर्तन 55% खाली हो गया। 55% खाली कब हुआ भाई, उसी में से तो मिल्क और वाटर दोनों निकले हैं। तो टोटल मिल्क और वाटर का, मिल्क एंड वाटर निकाले हैं तभी तो 55% हमें खाली हो गया। हमने यहाँ कितना निकाला, मिल्क इतना निकाला, वाटर इतना निकाला, और टोटल का कह रहा है तो टोटल में से तो 55% जो निकाला हमने तभी तो 55% हमारा खाली हो गया। तो ये और ये क्या है, ये भी क्या है खाली वाला भाग है। अगर मैं कहूँ कि एक बर्तन में 50 लीटर मिल्क और वाटर था, 10 लीटर मिल्क निकाल लिया और 5 लीटर पानी निकाल लिया, तो आप क्या कहोगे, आप यही ना कहोगे कि 15 लीटर निकाल लिया आपने, बचा कितना 35 लीटर। तो वही तो यही यहाँ भी वही कहानी है कि हमने क्या मिल्क 70% और वाटर 30% निकाल लिया, जो निकाला वही तो खाली हुआ हमारा। तो ये टोटल का कितना परसेंट खाली हो गया 55% खाली हो गया। तो ये दोनों क्या है आपस में बराबर हैं, तो इनको क्या करते हैं बराबर कर लेते हैं, ये भी खाली ये भी खाली। तो ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 बराबर इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। तो ये 70% ऑफ m प्लस 30% ऑफ वाटर बराबर कितना टोटल का 55%। अब सॉल्व कर लीजिए इसे, परसेंटेज से परसेंटेज दोनों तरफ है कॉमन होके कट जाएगा। यहाँ कितना बचा 5 से कटेगा 14 पंचे 70, 5 छक्के 30, 11 पचे 55। ठीक है,
तो यहाँ हो गया 14m प्लस 6W, यहाँ कितना हो गया 11m प्लस 11W। अब सॉल्व कर लेते हैं हम, तो क्या आ जाएगा हमारा 3m बराबर 5W। तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना आ गया हमारा, मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना आ गया 5 और 3, यही तो आएगा यहाँ से। मिल्क एंड वाटर बराबर क्या 5/3, यही तो आया। तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो हमारा कितना आ गया 5 और 3। तो दूध की प्रारंभिक मात्रा पूछ रहा है, तो हमें पता चल गया कि हमारा मिल्क वाटर का रेशियो कितना आ गया था 5 और 3, कितने 144 लीटर में 5 और 3 का रेशियो निकाल लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि हमारा W कितना था 3x था और वाटर कितना था 5x था। 5x लीटर था, ये 3x लीटर था। टोटल 8x लीटर बराबर कितना 144 ही तो था टोटल हमारा। तो 144, तो x का मान कितना आ गया 16 8 144 होगा, 8 1 8 6 48, कितना x का मान 16 आ गया। तो हमारा मिल्क कितना हो जाएगा, मिल्क एंड वाटर का मान कितना है 5x 3x, ठीक है। तो यहाँ 5x बराबर कितना 16 5 80, कितना आएगा 8 48 8 28 64, सॉरी 8 18 आएगा यहाँ। तो कितना होगा 18 5 90, 18 3 54। तो हमसे पूछा क्या है दूध की प्रारंभिक मात्रा, दूध की प्रारंभिक मात्रा कितनी है 90 लीटर। कौन सा आंसर सही है हमारा, ये कौन सा आंसर हमारा सही है ये। तो ये हमारा था बेसिक मेथड। तो बेसिक मेथड आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने प्रोसेस बाय प्रोसेस कैसे किया, ठीक है। अब मैं बताता हूँ दूसरा आपको ट्रिक मेथड। तो ट्रिक मेथड के लिए इसे क्या करना पड़े, इरेज करना पड़ेगा। तो मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ट्रिक मेथड, अब तो ट्रिक में कह रहा है कि 144 लीटर के बर्तन में दूध और पानी भरा हुआ है। बर्तन में 70% दूध निकाल लिया जाता है और 30% पानी निकाल लिया जाता है। और टोटल निकालने के बाद क्या है कि टोटल कितना खाली हो जाता है। अगर किसी वेसल से क्या, ठीक है, 70% दूध निकाल लिया जाए और 30% खाली पानी निकाल लिया जाए तो टोटल कितना खाली हो जाता है। यहाँ भी खाली है, यहाँ भी खाली है, निकालने पर यहाँ भी खाली वाला, यहाँ पर भी निकाल, तो यहाँ पर भी तो 55% खाली हो रहा है, मतलब ये भी तो निकला है टोटल का। तो अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ आएगा हमारा कितना आ जाएगा 25 और यहाँ कितना आएगा हमारा 15। रेशियो निकाल लेते हैं इनका, कितना आ जाएगा 5 25 5 3 15। तो यहाँ रेशियो आ गया। तो कितना आ गया मिल्क, ये क्या था हमारा मिल्क, ये क्या था वाटर। तो यहाँ भी क्या आएगा मिल्क एंड वाटर का रेशियो आ गया 5 3 8। 8 यूनिट का मान कितना है 144। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 18 8 144। तो हमसे मिल्क पूछ रहा है तो 18 यूनिट का 18, 1 यूनिट का मान 18, तो 5 यूनिट का मान कितना 18 5 90 लीटर में है। तो 18 5 90 लीटर हो गया। कौन सा आंसर सही है ये। तो यहाँ पे क्या है कि ये भी खाली कर रहा है, ये भी खाली कर रहा है। टोटल में क्या आता है हमारा, टोटल में हमारा जो रेशियो आता है यहाँ पे वो इनके मिक्सचर का अनुपात ही तो आता है हमेशा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा है ये, इसे आप पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। मैं यही कहूँगा कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए। जितना क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे उतनी अच्छी बात है आपके लिए, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो आप तरीका जानते हुए भी और नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आप इसे पढ़िए ध्यान से, मैं यही कहूँगा। चलिए आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है एक मोटर बोट स्थान यस से सी तक की कुल 90 किलोमीटर की यात्रा करता है। कोई दो स्थान है यस और सी, यस और सी।
90 किलोमीटर की दूरी है जो तय करते हैं ये। कुल दूरी का 40%, कुल दूरी का मान लेते हैं 40% ये है, ठीक है, 40% ये है, तो 60% ये होगा। तय करने के बाद इंजन खराब हो जाती है, मतलब गति जो है 3x हो जाती है। अगर मान लीजिए पहले 5x थी, तो अब खराब होने के बाद कितनी x हो गई, मतलब 3x हो गई। स्पीड क्या हो गई अब, 3x हो गई। इसी कारण नाव 2 घंटे से देरी से पहुंचता है। मतलब पहले जो टाइम लग रहा था t, अब उससे क्या हो रहा है, 2 घंटे ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो हमें सब कुछ पता चल गया। ये हमारी क्या स्पीड, पहले 5 की स्पीड से जा रही थी, क्योंकि ये जो दिया है इनिशियल स्पीड एंड फाइनल स्पीड दिया है ना, का रेशियो दिया है। तो ये क्या, इनिशियल पहले 5 था, बाद में 3 हो गया, तो हमने मान लिया क्या, 5x पहले था, बाद में 3x हो गया। तो अब इतना हमें पता चल गया। तो इसका 40%, 90 का 40% कितना होगा, 9 चौक 36, 36 किलोमीटर। मतलब 36 किलोमीटर चलने के बाद खराब हो गई, तो ये कितना बच गया हमारा, 54 किलोमीटर। ये कितना हमारा 54 किलोमीटर, तभी तो 90 हो गया टोटल। ठीक है, अगर मान लीजिए आप हमारी मोटर बोट ना खराब हुई होती, तो वो किस स्पीड से जाती, 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर किस स्पीड से जाती, इसी स्पीड से जाती भाई। पहले स्पीड, इनिशियल स्पीड यही थी, तो 5x स्पीड से ही तो जाती। कितनी स्पीड से जाती, 5x यहाँ लिख देता हूँ, 5x स्पीड से जाती है, ऐसा दूरी के बीच। और टाइम कितना लेती, टाइम कितना लेती है हमारी ये टाइम लेती है हमारी t। कह रहा है कि ये गति जो है 3/5, मतलब 40% की दूरी चलने के बाद, तो हमारी चेंजिंग जो हो रही है वो कहाँ हो रही है, यहाँ तक तो सही आई है 5x स्पीड से। उसकी एक्चुअल स्पीड जो इनिशियल स्पीड थी 5x, यहाँ तक सही आई है, मतलब 36 किलोमीटर तो सही आई है। ये जो 2 घंटे बढ़ रहे हैं, ये हमारा कहाँ बढ़ रहा है, इसी 54 किलोमीटर में तो बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, इसी 54 किलोमीटर में तो हमारा ये जो 2 घंटे ज़्यादा ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे कितना किलोमीटर है, 54 किलोमीटर, किस स्पीड से आ रही है, 3x स्पीड से। 54 किलोमीटर किस स्पीड से आ रही है, 3 की स्पीड से। ठीक है, और टाइम कितना ले रही है, t+2। और यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, 54 को अगर डिस्टेंस को मैं स्पीड से भाग दूँ तो हमारा क्या आता है, टाइम ही तो आता है। तो हमारा टाइम यहाँ जो आ रहा है उससे 2 घंटे ज़्यादा ले रही है। तो अगर हम 2 घंटे घटा दें तो क्या होगा, ये 54 किलोमीटर जाने में 5x की स्पीड से यहाँ जा ही रही है। यहाँ तो नहीं खराबी हुई, अगर ना खराब हुई होती तब की बात कर रहा था। तो 5x स्पीड से यहाँ जो टाइम ले रहा है, यहाँ जो टाइम ले रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, 2 घंटे ज़्यादा ले रही थी, तो हमने 2 घंटे कम कर दिया। तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे 54 की स्पीड से जा रहा, 54 किलोमीटर 5x स्पीड से जा रहा है, तो t टाइम ले रहा है, और यहाँ कितना ले रहा है, t+2 टाइम ले रहा है। तो अगर मान लीजिए यहाँ से अगर 2 घंटे घटा दिए, तो ये क्या होंगे, ये और दोनों आपस में बराबर टाइम ले लेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 5 × 3x इधर लाते हैं, तो 54/5x बराबर कितना, 2। तो 54, 5x इधर जाएगा, 3x तो कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं। 2x, यहाँ कितना 15x² बराबर 2। 2 से 2 कैंसिल, x कैंसिल, कटेगा 3×5 = 15, 18×3 = 54। तो x यहाँ है 5x, तो 5x बराबर 18 आ गया। तो x का मान कितना आ गया, 18/5। कितना आ गया, 18/5। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि मोटर बोट की मूल गति, इनिशियल स्पीड कितनी थी उसकी, यही तो थी 5x। तो x का मान हमें पता हो गया, तो 5x का मान हम नहीं बता सकते। 5 × 18/5, 5 से 5 कैंसिल, तो क्या हो गया, 18 किमी प्रति घंटा। कितना आ गया हमारा, 18 किमी प्रति घंटा। कौन सा आंसर सही है इसमें, कोई नहीं, तो हमारा ई। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन।
समझाने की कोशिश की है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा है ये। आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। मैं यही कहूँगा कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए। जितना आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। चलिए, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है कि दो वस्तुएं पी और क्यू का क्रय मूल्य समान है। सीपी जो है इनका, वो कॉस्ट प्राइस सेम है। दुकानदार प्रत्येक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। प्रत्येक वस्तु मतलब पी और क्यू दोनों का, तो 40% मान लेते हैं। यहाँ पी है, हम यहाँ क्यू रख लेते हैं थोड़ी दूरी पे, ठीक है। पी और क्यू हमने रख लिया। कह रहा है कि दोनों के क्या है, 40% अधिक अंकित करते हैं, मतलब किससे, कॉस्ट प्राइस। तो एम पी और सी पी का रेशियो क्या जाएगा हमारा, 40% का मान कितना होता है, 2/5। अगर हमारा सी पी 5 है तो 40%, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 40% का मान कितना होता है, 2/5। अगर हमारा सी पी 5 है तो एम पी कितना होगा, 5 से 2%, 40% अधिक मतलब 2 अधिक, तो कितना होगा, 7। हमारा रेशियो पता चल गया यहाँ, 7 एंड 5। और यहाँ पे भी वही कह रहा है, मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस दोनों पे क्या कह रहा है, 40% अधिक, तो यहाँ 5 और यहाँ 7 का रेशियो आ गया। आगे कह रहा है पी पर 25% की छूट दी जाती है। छूट हमेशा किस पे दी जाती है, मार्क प्राइस पे। और छूट देने के बाद जिस पे बेचता है दुकानदार उसे क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस। तो 25% का छूट दे रहा है, 25% का मान कितना होता है, 1/4, मतलब 4 की वस्तु छूट दे रहा है, मतलब 3 पे बेच रहा है 25%। आगे कह रहा है वस्तु क्यू पर 20% की छूट, तो यहाँ पे मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या आएगा, 20% की छूट मतलब 20% का मान कितना होता है, 1/5। 5 पर 1 की छूट दे रहा है, मतलब 4 पे बेच रहा है। अब देखा जाए तो यहाँ पे मार्क प्राइस हमारा कितना है, 7 यूनिट में आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है, 4। तो भाई क्वेश्चन एक ही वस्तु के लिए दोनों बार ये दोनों चीजें बात हो रही हैं, पी के लिए, तो हमारा क्या होगा, मार्क प्राइस सेम होना चाहिए, तभी तो हम मर्ज कर पाएंगे। तो हम मार्क प्राइस सेम करने के लिए यहाँ क्या करेंगे, यहाँ अगर हम 4 से गुणा कर दें तो यहाँ भी 4 से करना पड़ेगा, और यहाँ पे 7 से गुणा कर दें तो यहाँ भी 7 से करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो क्या होगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28, मार्क प्राइस हमारा क्या हो गया, सेम हो गया। तो अब मर्ज कर लेते हैं, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। तो 7 चौक 28 हमारा मार्क प्राइस आ गया। सेलिंग प्राइस कितना है, 7 त्रिक 21, कितना है, 21 आ गया। और यहाँ पे हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, 5 चौक 20। और यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे मार्क प्राइस हमारा कितना है, 5, यहाँ पे कितना है, 7। तो क्या है, एक ही की बात हो रही है, क्यू के लिए बात हो रही है, तो मार्क प्राइस अलग अलग है, तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे 5 का गुणा कर देते हैं, यहाँ पे भी 5 करना पड़ेगा। ये 7 का गुणा अगर यहाँ कर दें तो 7 का गुणा यहाँ भी करना पड़ेगा। अब देखो क्या हो गया, ये 35 हो गया, ये 7 चौक 28 हो गया, ये 25 हो गया, ये 7 प्रति 35। अब देखो क्या हो गया हमारा, ये मार्क प्राइस का मान समान हो गया, ठीक है। क्या करते हैं कि कोई भी अगर दो रेशियो मर्ज करना है तो जो कॉमन पॉइंट है हम उसको क्या करते हैं, सेम करते हैं, तभी हम मर्ज कर पाएंगे। अन्यथा अगर हम डायरेक्टली कर देंगे तो वो चीज़ें गलत हो जाएंगी, ठीक है। अब हमारा यहाँ क्या आ गया, मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या आ गया हमारा, मार्क प्राइस हमारा आ गया 35, सेलिंग प्राइस हमारा आ गया 28 एंड कॉस्ट प्राइस आ गया हमारा कितना, 25, ठीक है। लेकिन एक बात और अलग कह रहा है कि क्वेश्चन में इसने, इसलिए मैं कहता हूं कि क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, वहां पे कह रहा है कि क्रय मूल्य जो है इनका समान है। तो यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस 20 है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितनी है, 25 है। कितनी है, यहाँ 20 है, यहाँ 25 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस सेम करना पड़ेगा, ठीक है, तभी हम आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम देखते हैं कितना आएगा, 100। 100 में अगर 20 से भाग दिया तो 5, तो अगर 5 का मैं यहाँ गुणा कर दूं तो यहाँ भी 100 हो जाएगा, और यहाँ अगर 4 का गुणा कर दूं तो यहाँ 100 हो जाएगा। लेकिन मैंने बताया है कि अगर रेशियो में एक जगह गुणा करते हैं तो उसके सारे पॉइंट्स में गुणा करना पड़ता है। अगर हमें 4 का गुणा कर रहा हूँ तो यहाँ भी हमें 4 का गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ भी 4 का। अगर यहाँ 5 का कर रहा हूँ तो यहाँ भी 5 का, और यहाँ भी 5 का गुणा करना पड़ेगा। अब हमारा कितना आ जाएगा,
CP कितना आ गया हमारा 100, SP कितना आ गया 105, और ये कितना आ गया हमारा 140 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आ गया हमारा 25 चौका 100, और यहाँ पे कितना आ गया हमारा 28 गुना 56 गुना 112 आ गया, 35 गुना 70 गुना 146 आ गया, 35 गुना 70 गुना 140 आ गया। ठीक है, तो अब कह रहा है कि दोनों वस्तुओं पर कुल लाभ जो है 34 है। दोनों वस्तुओं को मिला के जो लाभ हो रहा है वो 34 रुपए हो रहा है। हमारा लाभ देखते हैं, यहाँ पे पी में कितना लाभ हो रहा है 5 यूनिट का लाभ हो रहा है, और क्यू में कितना लाभ हो रहा है 12 यूनिट का लाभ हो रहा है। ये टोटल कह रहा है 5 यूनिट और 12 यूनिट कितना हो गया 17 यूनिट। 17 यूनिट का मान कितना हो गया 34 रुपए हो गया। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया हमारा 2 रुपया। कितना हो गया 2 रुपये। 1 यूनिट का मान 2 रुपया हो गया। तो पी और क्यू की लागत पूछ रहा है, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ कितनी हो जाएगी हमारी 200 रुपया। कि 1 यूनिट का मान 2 रुपया तो 200 यूनिट 100 यूनिट का मान 200 रुपया। यहाँ 200, यहाँ भी 200, दोनों की कॉस्ट प्राइस का योग ही तो पूछ रहा है। कितना हो जाएगा 200 प्लस 200 कितना हो गया हमारा 400 रुपया। कितना हो गया हमारा 400 रुपये। तो कौन सा सही है हमारा ये वाला। तो समझ में आ गया होगा, मैंने आपको डिटेल से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे ध्यान से पढ़िए। मैंने कहा है हर बार आपसे मैं कहता हूँ, हर क्वेश्चन के बाद कहता हूँ कि आप ध्यान से पढ़िए। अगर इसे ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप सॉल्व करने में आसानी होगी। जितना लंबा मैं प्रोसेस बता रहा हूँ उतना लंबा में आपको नहीं करना है भाई, वो तो मैं आपको समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए पढ़िए इसे ध्यान से, मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए जितना हो सके। अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो रोक के सॉल्व भी करिए, और अच्छी बात है। अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप देखिए, और मेरा सजेशन रहेगा कि आप वीडियो रोक के सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर भी दीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा आपकी मेंटली जो है वो आप प्रिपेयर हो जाएंगी, जिसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है एक कक्षा ने 1450 रुपए की कुल लागत पर एक पार्टी करने का निर्णय लिया। 4 छात्रों में पार्टी में भाग न लेने का निर्णय लिया। खर्चे को पूरा करने के लिए शेष छात्र को अपने हिस्से से 8 रुपए की वृद्धि करनी पड़ी। तो प्रत्येक छात्र का मूल हिस्सा क्या था। ठीक है, कह रहा है कि 1450 एक पार्टी करना चाहते हैं, वो 1450 रुपए आएगा। तो अब कुछ बच्चे हैं, हमें नहीं पता कितने बच्चे हैं। कह रहा है उसमें अगर 4 बच्चे ना शामिल हो तो उनको क्या करना पड़ता है, पर जो स्टूडेंट है वो 8 रुपए अधिक देने पड़ते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। मान लिया स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट x मान लिया, और खर्चा कितना आ रहा है, टोटल खर्चा कितना आ रहा है 1450 रुपए। तो आप बता सकते हो ना कि पर स्टूडेंट पे कितना आएगा। अगर आपसे कोई पूछ ले कि 200 रुपये 200 रुपये पार्टी करने पर, खर्चा करने पर 4 लोग थे तो एक के हिस्से में कितना आएगा, और 4 दोस्तों ने मिलकर 200 रुपये खर्चा किया तो एक के हिस्से में कितना आएगा। जाहिर सी बात है, हम क्या करते हैं 200 बटा 4 कर देते हैं, 50 आ जाता है। तो यहाँ भी वही करना है, पर स्टूडेंट के हिस्से में कितना आएगा, प्रति स्टूडेंट का खर्चा कितना आएगा, प्रति स्टूडेंट का खर्चा कितना आएगा 1450 रुपये। स्टूडेंट कितने थे x थे। ठीक है, लेकिन आगे ये कह रहा है कि चार छात्र ने पार्टी में भाग ही नहीं लिया, तो अब पर स्टूडेंट प्रति स्टूडेंट खर्चा कितना आएगा। ठीक है, 4 ने भाग नहीं लिया तब 4 ने भाग नहीं लिया तब प्रति स्टूडेंट कितना खर्चा आएगा। तो 1450 पहले x स्टूडेंट थे, अब कितने हो गए x माइनस कितने हो गए 4।
ठीक है, कितने हो गए x माइनस 4, 1450 रुपये x माइनस 4। यहाँ पे कितना दे रहे थे पर स्टूडेंट, 1450 बटा x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये 1450 x माइनस 4 जब हो गए तो ये 8 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं, 8 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं। किसकी अपेक्षा, इसकी। अगर मैं कहूँ कि 8 रुपये इसमें घटा देते हूँ, अगर 8 रुपये ये पर व्यक्ति ज़्यादा दे रहे थे और यहाँ पे इसकी अपेक्षा, तो अगर अब मैं 8 रुपये घटा दूँ तो क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि इनका जो पर व्यक्ति आ रहा था वो ये 8 रुपये ज़्यादा दे रहे थे पर व्यक्ति इनकी अपेक्षा। तो अगर मैं पर व्यक्ति 8 रुपये घटा दूँ तो क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे ना। अब हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको इधर लाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो 14 से 50 कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि इधर लाएंगे तो 1450 कॉमन कर लिया। यहाँ कितना बच गया, x माइनस 4, ये इधर आएगा तो माइनस 1/x, ये कितना हो जाएगा, 8 इधर चला जाएगा। अब सॉल्व करते हैं, तो 14 से 50 इधर सॉल्व कर लिया तो कितना आएगा, x इधर जाएगा, x माइनस x प्लस 4 हो जाएगा, अपॉन कितना आएगा, x स्क्वायर माइनस 4x बराबर 8। तो x कैंसिल। ठीक है, कितना हो गया यहाँ, 14 से 50 गुणित 4 x स्क्वायर माइनस 4x बराबर 8। तो 4 दूनी 8, 2 से यहाँ कटेगा 725। तो x स्क्वायर माइनस 4x बराबर 725 आ गया। तो सॉल्व कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 725 बराबर 0। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ऐसा कोई खंड करें कि घटाने पर कितना आए, माइनस का 4x आए। तो 29 25 का जब खंड करेंगे तो हमारा x का मान आएगा प्लस 29 माइनस 25। ठीक है, तो x का मान हम माइनस ले नहीं सकते, तो प्लस लेंगे, तो x का मान कितना लेंगे, ये वाला, तो 29 आ गया। x का मान 29 आ गया। तो पूछ रहा है प्रत्येक छात्र का मूल हिस्सा कितना था, मूल हिस्सा कितना था हमारा, इनिशियल, यही तो था हमारा इनिशियल खर्चा हमारा क्या था प्रति स्टूडेंट का, यही तो था। इनिशियल शेयर कितना था हमारा, या ओरिजिनल शेयर, जो भी आप कहना चाहें, कितना था हमारा, 1450 भागे 29 कर देते हैं, स्टूडेंट हमारे पता चल गए। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 29 5 कितना, 50 रुपये पर स्टूडेंट, कितना, 50 रुपये पर स्टूडेंट। तो कौन सा आंसर सही है हमारा, ये वाला बी। तो समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, मैंने सिंपली में आपको समझाने की कोशिश की है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए ध्यान से। मैं हमेशा से कहता हूँ कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की कोशिश किया कीजिए, जितना ध्यान से आप पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, उतना ही सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, तो आप पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। चलिए, आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है 8 वर्ष पहले ए की आयु, वो ए की आयु उसकी वर्तमान आयु से आधे से 10 वर्ष अधिक है। तो हम मान लेते हैं ए की वर्तमान आयु ए, बी की वर्तमान आयु बी और सी की वर्तमान आयु सी। तीनों की वर्तमान आयु जो ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, वही मान लेते हैं। तो कह रहा है 8 वर्ष पहले, तो ए की वर्तमान ए है, तो 8 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी होगी, ए माइनस एक्स। आगे कह रहा है उस ए की उसकी वर्तमान आयु से आधे से 10 वर्ष अधिक है। आधे से आधा हो गया, 10 वर्ष अधिक है। 10 वर्ष पहले उसकी वर्तमान आयु के आधे से 10 वर्ष अधिक है। तो ये क्या है, दोनों बराबर ही हो गए। अब तो यही हमसे कह रहा था। अब सॉल्व कर लेते हैं इसे। कितना होगा ये, 2a माइनस 16, इधर कितना हो जाएगा a, इसका इधर करेंगे तो 20, a बराबर कितना हो गया 36 सा। a का मान तो हमें पता चल गया है यहाँ से। आगे कह रहा है
6 वर्ष पहले ए की आयु का अनुपात और बी की 3 वर्ष पहले की आयु से अनुपात। ठीक है, ए की 6 वर्ष पहले और बी की 3 वर्ष पहले आयु से अनुपात कितना है? 5 और 3 का अनुपात है। तो ए का मान हमें पता है 36। 36 को 6 से 36 रखेंगे, 6 घटाएंगे तो कितना आएगा? 30/b-3। ये कितना हो जाएगा? 5/3। ये कितना हो गया? 5 36, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो 6 3 18 और 18 -3 बराबर 18। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा बी बराबर कितना? 21 साल। कितना हो गया? 21 साल। आगे दे रहा है बी और सी की आयु का अनुपात 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद कह रहा है बी और सी का आयु का अनुपात कितना है? 3 वर्ष बाद कह रहा है, तो कितना है? 1:2 है। तो 3 वर्ष बाद कितनी होगी इसकी आयु? ये तो प्रेजेंट एज हो गई। 3 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी होगी? 21 + 3 24 साल। यहाँ पे कह रहा है 1 है, 1 यूनिट का मान 24 साल, तो 2 यूनिट का मान कितना हो गया यहाँ? 24 दूना 48। 3 वर्ष बाद कह रहा है, तो प्रेजेंट एज सी की कितनी होगी? सी की प्रेजेंट एज, तो 3 साल बाद 48 है, तो प्रेजेंट में कितना होगा? 45। कितनी होगी? 45। आगे कह रहा है कि ए और बी और सी की आयु का औसत बताना है। अब हमें तीनों पता चल गई, ए का, बी का और सी तीनों हमें पता चल गई। तो अब हम एवरेज नहीं निकाल सकते हैं, तो ए + बी + सी/3, यही तो एवरेज। जितने पर्स एज हैं उतना जोड़ करके जितने लोग हैं उतने से भाग देते हैं। एवरेज एज तो ऐसे निकालते हैं। तो 36 + 21 + 45/3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? कितना हो गया? 102। 3 से भाग देते हैं तो कितना होगा? 3 × 9 3 × 12 34 ईयर। एवरेज एज कितनी आ गई हमारी? 34 साल। ठीक है, एवरेज एज कितनी आ गई? 34 साल। तो बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बहुत सिंपल था, आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, मैं यही कहूँगा आपसे, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। चलिए, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है एक व्यक्ति जो एक धारा में तैर रहा है, यह पाता है कि एक निश्चित समय में धारा के विपरीत तैरने से 2 गुना अधिक दूरी धारा के साथ तैरता है। डाउन स्ट्रीम में दूना तैरता है अप स्ट्रीम की अपेक्षा। ठीक है, तो यदि धारा की गति, जो करंट की गति है वो कितना है? 1.5 किमी प्रति घंटा है, तो वह व्यक्ति किस दर से तैर रहा था, मतलब एवरेज स्पीड बतानी है हमें। एवरेज की स्पीड से वो तैर रहा था कि जाने आने में उनकी जो एवरेज स्पीड थी वो कितनी थी। ठीक है, तो आपको पता है कि एक निश्चित समय में, तो एक निश्चित समय हो गया तो स्पीड बराबर क्या होती है? डिस्टेंस से प्रोपोर्शनल होती है। v बराबर dy/t ही तो होता है। टी कांस्टेंट हो गया तो क्या हो गया? जितनी स्पीड होगी उतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम 2 जगह जा रहा है, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? धारा के विपरीत अगर वो कितनी तैर रहा है? x 1 यूनिट तैर रहा है, तो धारा के साथ कितना तैर रहा है? 2 यूनिट। डिस्टेंस 2 यूनिट तैर रहा है, और यहाँ पे तो स्पीड कितनी हो जाएगी हमारी? 2:1 का रेशियो तब भी आएगा हमारा, क्योंकि क्या है, जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वही तुम्हारी स्पीड होगी। रेशियो दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर वही होंगे। तो कितना हो गया हमारा यहाँ? 1। हम मान लेते हैं कि हमारी स्पीड कितनी थी? 2x, और कितनी थी? x। कितनी थी? x। और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने? 2y एंड y। अब एक बात बताइए हमें, धारा की दिशा में, धारा की दिशा मतलब क्या होता है? डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है? 2x। कितनी है? 2x। और अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है? अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है?
एक्स। तो वी डाउन स्ट्रीम की स्पीड जानते हैं कितना होता है, बोट की चाल प्लस करंट की चाल बराबर 2x यहाँ है। यहाँ पे क्या होता है, बोट की चाल माइनस करंट की चाल, तो x आ रहा है। ठीक है, अब हम अगर सॉल्व करना चाहें, b का मान निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, c का मान निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। अगर हम दोनों को क्या करें, इसमें से ये वाला घटा दें, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, c मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस बी प्लस सी हो जाएगा, तो टी सी बराबर कितना आ जाएगा, 2x में से एक x गया तो कितना आ जाएगा, x। यहाँ पे c का मान दे रखा है उसने कितना, 1.5, तो 1x तो 1.5, तो x का मान कितना आ गया हमारा, 3 किमी प्रति घंटा, 3 आ गया। तो यहाँ पे x क्या आ गया हमारा, 3 किमी प्रति घंटा, और यहाँ 2x है तो 2x का मान कितना हो गया, 6 किमी प्रति घंटा। अब हमें पता चल गई हमारी अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम स्पीड, हमें क्या हो गई, पता चल गई। तो आगे कह रहा है कि तो वह किस व्यक्ति किस दर से तैर रहा था, एवरेज स्पीड पूछ रहा है। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है, वाई और 2i और y, 2i प्लस वाई, और 2i जाने में कितना टाइम लगा रहा है, टोटल टाइम भी तो निकालना है हमें। 2i जाने में अगर 6 की स्पीड से जा रहा है तो टाइम कितना हो जाएगा हमारा, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर क्या होता है, टाइम। तो यहाँ पे कितना 6, और y की किस स्पीड से जा रहा है, 3 की स्पीड से, ये हमें पता है। अब हमें टाइम, ये टोटल डिस्टेंस हो गया, ये टाइम पता चल गया हमें, यहाँ पे इतनी टाइम लगा रहा है, यहाँ मतलब जाने में धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम में इतना टाइम लगा रहा है, अप स्ट्रीम में इतना टाइम लगा रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ ऊपर हो गया 3y, ये कितना होगा, 2 3 6, हर बराबर है तो आपस वाला क्या होगा, जुड़ जाएगा, 2y/3, y से y कैंसिल, ये 3 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9/2। तो कितनी हो जाएगी एवरेज स्पीड हमारी, 4.5 किमी प्रति घंटा। कितनी हो गई हमारी एवरेज स्पीड, 4.5 किमी प्रति घंटा आ गई हमारी स्पीड। कौन सी सही है, ये। तो समझ में आ गया होगा आपको, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है, आप ध्यान से पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना। मैं यही कहूँगा कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो मैं इसके 2 मेथड बताता हूँ, एक बेसिक, एक ट्रिक, ठीक है। कह रहा है ए ने 20% वार्षिक ब्याज दर से, किस पे, वार्षिक मतलब पर एनम की स्पीड ब्याज पर दर पर 10,000 रुपये का निवेश किया। पहले वर्ष के लिए ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया गया था और अगले वर्ष इसे वार्षिक रूप से संयोजित किया गया, ठीक है। अगर 20% वो दे रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है, लेकिन पहले साल वो क्या कर रहा है, अर्धवार्षिक मतलब हाफ ईयरली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है वो हाफ ईयरली है, बाद में अगले साल वो ईयरली दे रहा है। तो ये कह रहा है कि 12 मंथ पहले ये जो दिया है, ये कितना दिया है, ईयरली दिया है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 12 मंथ के लिए कितना दे रहा था, 10% और 20%, सॉरी। तो 6 मंथ के लिए कितना, हाफ ईयरली मतलब क्या, 6 मंथ के लिए, तो कितना हो जाएगा हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। लेकिन टाइम क्या होगी, अब टाइम हमारी पहले 12 मंथ थी, अब टाइम कितनी हो जाएगी, 12 मंथ थी, अब कितनी हो जाएगी, 2 × 6 मंथ, क्योंकि 6 मंथ बाद ही तो वो इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करते हैं। हमारा अमाउंट कितना होगा, अमाउंट निकालना है, तो प्रिंसिपल दिया है इसने कितना,
10,000। पहले साल क्या हो रहा है कि अब देखिए, पहले एक साल 2 6 6 मंथ हो रहे हैं और तीसरे साल डायरेक्ट एक साल हो रहा है, ठीक है। तो पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना, पहले साल के पहले अर्धवार्षिक में 6 का 10% अपॉन 100, ये पहला अर्धवार्षिक हो गया। और दूसरे अर्धवार्षिक में कितना हो जाएगा, फिर 10%। फिर अगले साल जो कह रहा है वो कितना देगा, 20%। ये हमारा हो गया 2 साल पूरा हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर ब्याज दर क्या होता है कि अगर वो 6 मंथ पे कहे तो ब्याज दर आधा हो जाता है और टाइम दूना हो जाता है, बस ये बात याद रखनी है, ठीक है। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ब्याज दर जो होता है आधा हो जाता है अगर ईयरली दिया है तो, और टाइम दूना हो जाता है। तो यहाँ ब्याज दर क्या हो गया, आधा हो गया, और टाइम क्या हो गया, 2 गुना हो गया, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं इसे, तो कितना हो जाएगा 10,000, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 30 पंचे 100 5। तो यहाँ कितना आ जाएगा 11/10, 11/10 और 5 1 6/5। अब सॉल्व कर लेते हैं, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 20 पंचे 100, 20 आ गया। तो अब सॉल्व कर लेते हैं, 11 ग्राम 121 और गुणित्ते 6 दूनी 12, 120। कितना हो जाएगा, 12 1 का 12, 12 दूना 24 1 25, 12 1 का 12, 12 दूना 14। कितना हो गया हमारा अमाउंट, कितना आ गया 14,520। तो हमसे पूछा क्या, 2 वर्ष के अंत में कुल ब्याज, तो ब्याज कितना होगा हमारा, ब्याज हमारा कितना होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करते हैं। तो अमाउंट हमारा कितना है, सॉरी अमाउंट कितना है 14,520, प्रिंसिपल कितना है 10,000। तो ब्याज कितना मिल गया हमको, 4520 रुपया। कितना मिल गया, 4520 रुपया। कितना मिल गया, 4520, कौन सा सही, बी। तो ये हमारा था बेसिक मेथड। आपको एक बात याद रखनी है कि अगर कोई पूछे कि हमारा मतलब ब्याज दर, वो ब्याज जो लेना है हमें वो 6 मंथली लेना है, ठीक है, 6 मंथ पे, तो क्या होता है कि जो ब्याज दर हमारा होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो आधा हो जाता है और टाइम दूना हो जाता है। आप ही अपने से दिमाग लगाइए कि अगर एक साल में कहाँ एक बार मिल रहा था, अब एक साल में 2 बार जोड़ रहा है वो, तो जाहिर सी बात है 6 के मंथ के 2 मंथ हो गए और ब्याज दर अब आधा हो जाएगा। यहाँ 12 मंथ पे 20% मिल रहा था, अब 6 मंथ पे कितना मिलेगा, 10% मिलेगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। तो चलिए ट्रिक मैं बताता हूँ, इसके लिए मुझे मिटाना पड़ेगा, तो मैं इसे क्या करता हूँ, इरेज ऑल कर देता हूँ। तो ट्रिक, ठीक है। अब वहाँ पे मैंने बताया था क्या हो गया, टाइम हमारा कितना हो गया, टाइम हमारा जो हुआ था वो पहले ईयर में 6 मंथ में 2, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था पहले अर्थ में 10%, दूसरे अर्धवार्षिक में कितना था 10%, और दूसरे ईयर में कितना हो गया, डायरेक्ट वो ईयरली लिया तो 20%। मतलब क्या कहना चाह रहा है, ए और पी का हमारा, पी और ए का हमारा रेशियो क्या आएगा, अगर हमारा अमाउंट 10% का मान जानते हैं कितना होता है 1/10, तो अगर हमारा पी 10 था तो अगले साल अगले 6 मंथ में क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर 10 था, 10% फिर ले रहा है, तो अगले मंथ 6 मंथ में क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब एक साल की बात कर रहा है, तो अगर 20 था तो 20% का मान कितना होता है, 20% का मान कितना होता है 1/5, तो पहले 5 था, तो अब क्या हो जाएगा 20% बढ़ के 6 हो जाएगा। तो ये हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये 500, गुणा कर लेते हैं तो 500 हो जाएगा, 121, 6 6 दूनी 12, 6 1 का 4 7। तो ये कितना हो गया हमारा अमाउंट जो है 500 पे पढ़कर कितना हो गया 726 रुपये हो गया। 500 पे पढ़ के कितना हो गया 726, तो ब्याज कितना मिला हमें 6। ये कह रहा है कि हमारा अमाउंट 500 की बजाय 10,000 था, 500 यूनिट का मान अगर 10,000 था तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 500 यूनिट का मान अगर 10,000 था तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया हमारा, 1 यूनिट का मान हमारा कितना हो गया 20, तो 126 यूनिट का मान कितना होगा हमारा, तो यही था हमारा ब्याज है, 126 यूनिट का मान कितना होगा
126, सॉरी 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 226 आएगा यहाँ। तो 226 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 452 जीरो कितना हो गया? 4520 रुपया। तो कौन सा सही है हमारा? बी। तो ये हमारा ट्रिक है। बस आपको ये याद रखनी है कि अगर अर्धवार्षिक का है तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर सालाना दिया है तो, अगर अर्धवार्षिक दिया है तो उसमें कुछ नहीं चेंजिंग करेंगे, ठीक है। अगर अर्धवार्षिक दिया है तो, अगर सालाना कह रहा है, ईयरली दिया है तो उसमें क्या करेंगे, हम 2 से भाग दे देते हैं और टाइम में 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। आप इसे ध्यान से पढ़िए, ठीक है। चलिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है 2 पुरुषों का दैनिक कार्य 3 महिलाओं या 4 बच्चों के दैनिक कार्य के बराबर है। तो हम मान लेते हैं पुरुष की इफिशियंसी कितनी है? m। महिला की कितनी है? f मान लिया हमने। और चिल्ड्रन की, बच्चों की इफिशियंसी कितनी है? c मान लिया। पुरुष m इफिशियंसी से काम करता है तो 2 पुरुष कितनी इफिशियंसी से काम करेंगे? 2m। और कितने दिन पर डे कह रहा है काम कर रहे हैं, तो पर डे मतलब कितना? 1 दिन। तो ये क्या हो गया? इनका टोटल वर्क हो गया। और वही काम जो है 3 महिलाएं, तो एक महिला एफ इफिशियंसी कर रही है तो 3 महिलाएं कितने? 3f पर डे। ऐसे ही बच्चे, कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे, 4c 2 1। ये क्या हो गया? इनका टोटल वर्क है। ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, जो कि क्या है? सेम, एक ही वर्क कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं? एक ही वर्क कर रहे हैं। अब चाहो तो अब इनके बीच का अगर रेशियो निकाल लिया जाए एम एफ और सी का, तो वही हमारी क्या है? इफिशियंसी है। एम एफ सी तो हमारी इफिशियंसी है। तो हम क्या करते हैं कि इनकी इफिशियंसी निकाल लेते हैं। तो इफिशियंसी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम मान लेते हैं कि इनका वर्क जो था वो के है। अगर हम इनका डायरेक्टली वर्क मान लिया हमने के है, तो यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं इनका, तो 2m, एक का गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं, के। और 3f, एक का गुणा किया तो कोई फर्क नहीं, बराबर के। दिखा सकते हैं भाई सबके बराबर तो के है, तो यहाँ 4c बराबर के मान लिया हमने। अब m का मान यहाँ से कितना आ जाएगा? k/2। और यहाँ कितना आ जाएगा? k/3। यहाँ कितना आ जाएगा c का मान? k/4। इतना तो समझ में आ गया। अब अगर हम m, f और c का मान रेशियो निकालना चाहें तो कितना होगा? m का मान हमें पता है k/2, f का मान k/3 और c का मान k/4 है। इतना तो आपको आ गया। अगर हम इसका क्या करें? एलसीएम ले लें, कितना आएगा हमारा? 12, ठीक है। तो 12 एलसीएम आएगा, तो 12 का हम क्या करते हैं? सब में गुणा कर देते हैं, तो कोई फर्क नहीं, जो भी करेंगे हम सब में करेंगे। तो इनका एलसीएम आ गया 12। अगर 12 का गुणा किया सब में हमने, तो 12 का गुणा हमने यहाँ कर दिया, 12 का गुणा यहाँ कर दिया, 12 का गुणा यहाँ कर दिया, कोई फर्क नहीं। फर्क जो भी गुणा करना है हम सब जगह वही करते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। के से के कैंसिल, और 2 छंग 12, 6 आ गया, 2 चौक 12, 3 चौक 12 आ गया, 4 3 12 आ गया। तो एम एफ और सी का कितना मान आ गया? 6:4:3। कोई फर्क, ठीक है। इतना आ गया हमारा। क्या आ गया? ये हमारी क्या आ गई? इफिशियंसी आ गई। किसकी? एम एफ और सी की इफिशियंसी आ गई। कह रहा है कि 14 पुरुष, 12 महिलाएं और 12 बच्चे। अगर मैं इनको मान लूं कि इनकी इफिशियंसी कितनी है? 6x 4x, अभी तो रेशियो में हमने मान लिया कि ये 3x, इतने इनकी इफिशियंसी है। और नहीं भी मानते हैं तब भी अगर रखते हैं तो कट जाता, ठीक है। 14 पुरुष की बात कर रहा है, तो 14 पुरुष है, एक पुरुष की इफिशियंसी m है, तो 14 पुरुष की 14m, 12f, फिर कितना? 12c। टोटल इनकी इफिशियंसी आ गई। काम कितने करते हैं? 24 दिन, तो टोटल वर्क आ गया। अब वही काम जो है पूछ रहा है कि कितने दिन में? 24 दिन में करना है, लेकिन सिर्फ महिलाओं के लिए करना है, तो सिर्फ महिलाएं करेंगी, तो f
हमें पता नहीं कितनी महिलाएं करेंगी। अगर एक महिला की एफिशिएंसी एफ है और कितनी महिलाएं करेंगी हमें नहीं पता, मान लेते हैं कि वाई है। कितनी महिलाएं हैं? वाई महिलाएं हैं। अब मान रख देते हैं हम। एम का मान कितना है? 6, तो 14 गुणित 6x। एफ का मान कितना है? एफ का मान कितना? 4x, तो कितना हो जाएगा? 12 गुणित 4x प्लस सी का मान कितना है? 12 और सी का मान है 3x। और कितने दिन में कर रहे हैं? 24 दिन में कर रहे हैं। कितने दिन में? 24 दिन में। बराबर कितना है ये? 24। एफ का मान हमारा हो गया 4x है, 4x यहाँ रख देते हैं। कितने महिलाएं हमें पता नहीं, तो वाई। अब सॉल्व कर लेते हैं। 24 से 24 कट गया, यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 168x। और यहाँ कितना आ गया? 4x इंटू वाई। एक्स एक्स कैंसिल, 4 दूनी 8 और 4 चौका 16, 4 दूनी 8। वाई का मान कितना आ गया? 42। वाई क्या था हमारा? कितनी महिलाएं काम करेंगी? महिलाएं 42। तो कौन सा आंसर चाहिए हमारा? 42। तो समझ में आ गया होगा आपको। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।